नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच आर पार की जंग जारी है। पार्टी किसकी होगी, सिंबल किसका होगा, बगावत करने वाले कामयाब हो गए, क्या होगा, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के बाद एनसीपी में टूट हुई है, उससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष का मतलब सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिला है। लेकिन सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र की सियासत में अभी कुछ और भी बाकी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि शिवसेना एनसीपी के बाद अब बीजेपी की नजर कांग्रेस पर भी है। उधर उद्धव गुट की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि शिंदे के साथ गए कई विधायक वापस लौटना चाहते हैं। आखिरकार ये जो खिचड़ी पक रही है, उसका असर 24 में क्या पड़ने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयान। लोकसभा विधानसभा चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो है विधायक, उनकी सीटें बरकरार रहेगी। जो बचेंगे उसमें हम तीनों मिलके ये कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसी से डर गए हैं सामने वाले, और इसी से ऐसे उठपटांग बातें करते मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दो उनको। बेबुनियाद झूठी खबरें हैं। जिन लोगों को जिन लोगों को मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी तरफ से ये झूठी खबरें फैलाई। सर, आपका क्या अच्छा हो रहा है? पता नहीं, लग रहा है कुछ अच्छा ही होगा। तो मतलब ये कॉल कौन सेट कर रहा है? आई डोंट नो। यू विल बी इन कांग्रेस? अभी कहाँ हूँ, अभी दिखाई दे रहा हूँ। और कहाँ इनके संपर्क में झूठी खबरें हैं। 24 के लिए जो बारात सज रही है, उसका दूल्हा कौन है? ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है। देश का सवाल क्या है, आपको बताते हैं। क्या महाराष्ट्र की सियासत में अभी और तोड़फोड़ होगी? क्या कांग्रेस की तरफ से लोग टूटेंगे? क्या शिंदे गुट वापस जाएगा? पहला। दूसरा, एनसीपी में टूट के बाद क्या एमवीए में टूट संभव है? क्या शिवसेना एनसीपी के बाद कांग्रेस पर बीजेपी की नजर है? क्या शिंदे के विधायक नाराज चल रहे हैं अजीत दादा पवार के आने से? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। जयराम विप्लव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। साधना भारती जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। आदिल खान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। राज पुंज जी, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हैं, शिंदे गुट। धर्मेंद्र तोमर, नेता शिवसेना की तरफ से हैं, उद्धव गुट। जयराम जी, आपसे शुरू करेंगे। आज जो ताजी बातचीत हुई है, जो खबरें आई हैं, उसमें लोग कह रहे हैं दो चीजें। पहला, जो शिंदे ग्रुप है वो नाराज है, कह रहा है साहब जब आप सारी स्पेस ले लेंगे, अजीत दादा पवार को इतना आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सारा मलाई वाला मंत्रालय चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे साहब ने क्लेम भी किया है कि कई लोग वापस आना चाहते हैं। पहला। दूसरा पार्ट सवाल का, क्या नजर बीजेपी की कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर भी है जो महाराष्ट्र में है? देखिए, अभी शिंदे जी का बयान हमने सुना, वो अपने आप में स्पष्ट है, सब कुछ सारी कहानी वो स्वयं कह दी। उसके बाद मुझे उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। रही बात उद्धव साहब की, तो उद्धव साहब की नाक के नीचे क्या क्या हो गया वो उनको पता नहीं चल पाया। अब वापस अपना कुनबा वो जोड़ पाएंगे, इसका वो दावा कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छी बात है, वो जोड़ ले, उसकी कोशिश भी वो कर ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जिस प्रकार की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के हमारे साथ जुड़ना चाहता है, इससे किसी भी व्यक्ति का स्वागत है। ठीक है, साधना जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र तोमर जी हैं। धर्मेंद्र जी, अपडेट क्या है? जयराम जी तो कह रहे हैं, कहा साहब कोई आना चाहे तो आ जाए। क्या शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो वापस उद्धव गुट में आना चाहते हैं, जैसा कि दावा किया गया? जिस तरह से अजीत पवार जी को तोड़कर लाया गया, सीधा सीधा संदेश है कि 16 विधायक बर्खास्त होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, देश भी जानता है। यही कारण है कि आज 22 विधायक उद्धव जी के संपर्क में हैं।
और लगातार वो और भी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अब ये कुछ भी कहें, इनके अजीत जी के साथ मिलने से इनके पर्दे हट गए हैं और सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में नेता भाग रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता और जनता उद्धव जी के साथ जुड़ रही है, उससे बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के भ्रष्टाचारियों पर निगाह लगाए हुए है कि इन भ्रष्टाचारियों को किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दबाव बनाकर इनको अपने संगठन में मिलाकर अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर इनके भ्रष्टाचार को साफ किया जाए। यह काम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। ठीक है, राजपुंज जी हमारे साथ है जो शिंदे ग्रुप के। राजपुंज जी, क्या आपके विधायक वापस जाना चाहते हैं? मोह भंग हो गया है इस नई सरकार से जो दावा कर रहे हैं तोमर साहब? जी रजत जी, देखिए बिल्कुल निराधार बातें हैं, इस प्रकार से कोई कहीं नहीं जाना चाहता, कौन यहाँ पे कहीं जा रहा है। और ये सारी अफवाहें हैं, सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ कुछ लोग अफवाह उड़ाने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ अफवाह उड़ा सकते हैं और एक दूसरे को। देश की जनता देख रही है। अरे भाई, राजपुंज आपका नाम है तो आप बोलिए। सब जानते हैं। तोमर जी एक बार जवाब ले लें। तोमर जी, जो आपने कहा है 18 विधायक आना चाहते हैं शिंदे ग्रुप की तरफ से, राजपुंज जी एक बार उनको जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं तोमर साहब, राजपुंज जी जवाब दीजिए। राजपुंज जी। जी रजत जी, देखिए सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि यहाँ से कोई नहीं आना चाहता। हम अपनी आइडियोलॉजी, हम अपनी विचारधारा के लिए ही आज हम गए थे और अपनी विचारधारा जिसके तहत हमने इलेक्शन लड़ा था। हमने कोई नया, कोई ऐसा, कोई कुंभा, कोई खेमा, कोई ऐसा, कोई अफवाह, कोई आना ना जाना ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। सब निराधार बातें, सब कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 2024 का जो इलेक्शन है, हमारे एकनाथ शिंदे जी नहीं, लोगों ने ये बात कही राजपुंज साहब, लोगों ने ये बात कही और बिल्कुल लॉजिकल बात थी। कहा साहब आप अलग हुए उद्धव ठाकरे से, सरकार बनी, बीजेपी एक कदम आगे गई, देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर थे उनको डिप्टी बनाया, शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। यहां तक तो स्टोरी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब अजीत दादा पवार, मराठा वोट बैंक, लेगेसी पॉलिटिक्स आते हैं तो उनके पास भी मंत्रालय जाएगा, कुछ पावर शेयरिंग उधर भी होगी, लोकसभा में भी सीटें बटेंगी। तो क्या इससे आप लोग नाराज हैं? और होना भी चाहिए, क्योंकि नंबर्स तो पूरे थे, फिर जरूरत क्या थी अजीत दादा पवार की? राजपुंज साहब। जी देखिए रजत जी, अब अजीत दादा पवार हमारे बीच में आए हैं और ऐसा बहुत आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि कितनी चर्चाएं चल रही हैं, कितनी अफवाहें उड़ रही हैं। अफवाहों का बाजार एकदम गर्म है और ये जो अफवाहें हैं बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है। कुछ लोग उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उड़ा रहे हैं रजत जी, ये अफवाहें उड़ा रहे हैं। राज जी, जब कुछ होता है, अजीत दादा पवार की भी खबर थी कि वो जा सकते हैं, चले गए। आ रहा हूं साधना जी के पास। साधना जी, कांग्रेस क्या कर रही है महाराष्ट्र के अंदर? जो बयान थे, अगर आप पृथ्वीराज चौहान साहब का बयान सुनिए जो उन्होंने दिया, तो उससे लग रहा है कि साहब कुछ असंतुष्ट नेता कांग्रेस में भी है। और कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरे डेवलपमेंट को, जो कि एक सेटबैक है अपोजिशन यूनिटी के लिए? पवार साहब, सुप्रिया, प्रफुल्ल पटेल पटना की बैठक में थे और आने के बाद फिर अजीत दादा पवार के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात, पार्टी में असंतुष्ट लोग भाजपा में भी कम है क्या? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाएंगे और साम दाम दंड भेद अपना कर विपक्षी दलों को तोड़कर लोकतंत्र की मान और मर्यादा को हानि पहुंचाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो करती आ रही है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी देखा गया है, या तो इनका एक ही मूल मंत्र है, या तो अगर जनता जिता दे तो ठीक है और जनमत नहीं मिलता तो दिन दहाड़े विधायकों को खरीद फरोख्त करो। आप तो विपक्षी दलों को तोड़ने का भी षड्यंत्र रचाया जाता है। ये भाजपा द्वारा ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन लूटस चलाया जाता है और ये लूटस ऑपरेशन देश भर में चल रहा है। और इसीलिए जो 2024 का चुनाव होगा वो मोदी बनाम मुद्दे होगा, वो विपक्ष बनाम भाजपा होगा, वो नफरत बनाम नम्रता होगा, वो सत्ताग्रही बनाम सत्याग्रही होगा। वो मुद्दों पर चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी और लगातार जो सामंती सोच दिखाई जाती है भाजपा के द्वारा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर
एक भाजपा के युवा मोर्चा के मंडल के उपाध्यक्ष जो बताए जा रहे हैं, उसके द्वारा पेशाब करने की घटना जब सामने आती है, तब शिवराज सिंह चौहान जी बुलाते हैं अपने जैसे राजतंत्र चल रहा है, राज दरबार में बुलाया जाता है उस पीड़ित किसी को और पैर धुलाए जाते हैं वहां पर। हम पूछते हैं क्यों नहीं बीडी शर्मा जी ने पैर धुलाया आदिवासी के घर पर जाकर, क्यों नहीं उस विधायक ने, जिस विधायक पर यह भी आरोप लगे पहले कि 2 पत्रकारों को जिन्होंने कि उन विधायक के खिलाफ खबर लिखी तो अर्धनग्न कर उनकी फोटो वायरल की गई, उन्हें मारा पीटा गया। तो ये चल रहा है भाजपा जयराम जी में। और 3-4 आरोपों की और मुझे फेरिस्त लगता है, है कहा लोटस नहीं लूटस है। जयराम विप्लव जी, देखिए, आदिल जी आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है पटना की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही लालू जी ने घोषणा की कि बाराती तैयार रही है, दूल्हा राहुल गांधी है, वैसे ही बिखराव शुरू हो गया। अभी 2 हफ्ते नहीं हुए हैं, पार्टियां खत्म हो रही हैं, कोई मुंह फुलाकर घूम रहा है कि हमें नहीं बुलाया गया, कोई अलग अलग सुर और अलग अलग बयानबाजी शुरू हो गई। तो ये जो बिखराव विपक्ष के भीतर दिखाई पड़ रहा है केवल 2 हफ्तों में, अगर बैठक के स्थान और तारीख की घोषणा हुई थी, वो सारी बातें फिर कहां हवा में चली गई। तो राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता खत्म हुई है, विपक्ष का कोई दल उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये अजीत पवार और एनसीपी के तमाम विधायक और सांसदों के बयानों से स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी को नेता नहीं मानते। रही बात मध्य प्रदेश की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर, वो एक आपराधिक कृत्य था और जैसा दंड मिला वो एक सबक है और नजीर बन गए। और जिस चीज की पूरी दुनिया, एक आदिवासी महिला को जलाया जाता है गुना के अंदर, 2 आदिवासियों को शिविर में जान से मार दिया जाता है पीट कर, पुलिस के द्वारा एक आदिवासी युवक की पिटाई करके थाने में हत्या कर दी आपके बीच में कोई कार्रवाई नहीं। आदिवासी दिवस पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सम्मान दिया और जो संदेश दिया, आपने निरस्त किया, सरकारी अवकाश निरस्त क्यों किया गया? आदिवासी दिवस पर जो हमने सरकारी अवकाश घोषित किया माननीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय विप्लव जी, वो भाजपा की शिवराज सरकार ने क्यों निरस्त किया उस अवकाश को? आदिवासियों से कोई आपकी दुश्मनी है? गरीब दलित और आदिवासी विरोधी पिछड़ों से कोई दुश्मनी है क्या? अरे कब आप पार्टी से जनता कराएंगे भाई साहब? जो झूठे वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी है, इसको इसमें भी दर्द हो रहा है। मुझे तो देश में कांग्रेसियों के अलावा एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर नहीं की कि शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छा और नेक काम किया। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई भी विपक्षी दल स्वीकारने को तैयार नहीं है। इस बात को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। लगातार रिलॉन्च करने के बावजूद राहुल गांधी में पैदा नहीं हो रहा है कि वो जनता के लड़ाई लड़ सके। और हम बार बार कह रहे हैं कि इन्हें ये जो सत्ता के अहंकार के मद में चूर रहे हैं, अरे अहंकार में 3 गए विप्लव जी, धन्यवाद और नाम कुछ नहीं है, इनके पास में कोई लगातार इनके पास कोई नियत है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और यही सवाल अजीत दादा पवार ने उठाया। आ रहा हूं पास, एक बार आदिल खान साहब के पास जाना है। आदिल खान साहब, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? विपक्ष की बैठक में आप भी गई थी, केजरीवाल साहब गए थे, भगवंत मान भी थे, कई लोग गए थे। आ रहा हूं, जयराम जी आ रहा हूं। क्या ये एक वजह है जो लीडर्स जा रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, या ऑपोजिशन छोड़ के जा रहे हो, अपोजिशन में जो दल है उसमें से निकलकर दूसरा दल बन रहा है, जो हम देख रहे हैं एनसीपी और शिवसेना, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की स्वीकार्यता में दिक्कत है? जो बात अजीत दादा पवार ने कही, क्या सहमत है आप उससे? देखिए, वही अजीत दादा पवार है जिनके बारे में 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डंके की चोट पर चिल्ला कर कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं। और 3 दिन बाद मोदी जी ने मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल के और बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। ये देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान की का मजाक उड़ा रही है, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव नहीं जीत पाती, वहां सबसे पहले ऑपरेशन लोटस चलाती है, वहां विधायकों को खरीद कर सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। और देखिए, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला अपनाया है।
जहां पर ये विधायकों को खरीद नहीं पाते वहां पर सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार बनाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल है। सीबीआई और ईडी उसके माध्यम से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और वहां से डराकर धमकाकर सरकार बनाते हैं। जहां पर ना ये खरीद पाते, ना ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को डरा पाते, वहां पर एलजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के माध्यम से अध्यादेश लाकर, काले अध्यादेश लाकर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। रजत भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मोदी वॉशिंग पाउडर है। ठीक है, मैं जयराम जी से जवाब। जयराम जी, ये बिल्कुल कॉमन सवाल है। आप विपक्ष के किसी भी प्रवक्ता नेता के पास जाएंगे तो कहते हैं साहब बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है और एक वॉशिंग पाउडर है। कहा जितने भी दाग हो अच्छे हैं साहब, ले आइए, धुल जाएंगे। ये कॉमन आरोप है विपक्ष का आपके ऊपर। नहीं धुल पा रहे, कुछ दाग ऐसे हैं जो नहीं धुल पा रहे रजत, जैसे इनके मनीष सिसोदिया का दाग नहीं धुल पा रहा है, वो जेल में सड़ रहे हैं। एक व्यक्ति और थे सतेंद्र जैन, उसका दाग नहीं धुल पाया। जनता पार्टी के बीच में अगर ऐसे कंटिन्यू बोलेंगे तो मैं रुकूंगा नहीं। आदिल भाई, आपने अपनी बात रखी तो है, वॉशिंग पाउडर वाली बात रखी है। आदिल भाई आपने अपनी बात रखी है। आदिल भाई बात तो सुन ली ना, आप एक तरफा बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आपने सवाल पूछा ना, मैंने उसी सवाल को आगे कर दिया। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन, यही सवाल था। अब एक बार जवाब सुन लीजिए, असंतुष्ट होंगे दोबारा पूछ लीजिएगा। जयराम जी 30 सेकंड। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार की जांच होती है, कोर्ट में केस भी चलता है, कुछ लोग जेल जाते हैं और कुछ सजा याफ्ता होते हैं। इनका चरित्र से पता चलता है कि इनके जो नेता कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है जिनको, और जो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव के चरणों में बैठे हैं, जिनके नेता केजरीवाल अब वो सूची अपनी भूल गए, जिसमें शरद पवार चोर थे, सोनिया गांधी चोर थी, लालू प्रसाद यादव चोर थे, वो सारे चोरों के चरण में बैठकर अध्यादेश से खुद को बचाने की भीख मांग रहे थे, वो आज भ्रष्टाचार पर प्रवचन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में जो प्रमाणित नेता है, राकेश जी जवाब देने का मौका दीजिए। आ रहा हूँ उसके ऊपर एक शब्द ये नहीं बोल पाएंगे लालू यादव भ्रष्ट है या नहीं। ठीक है, आ रहा हूँ आदिल भाई, 1 मिनट आ रहा हूँ। आदिल भाई आ रहा हूँ, टर्न बाय टर्न आऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। साधना जी कुछ कह रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आदरणीय विप्लव जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप भ्रष्टाचार पर कैसे बात कर रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। जयराम जी अब सुन लीजिए बात, आपने अपनी बात कही, एक बार साधना जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जयराम जी की बात तो करने दीजिए, क्या मन की बात नहीं चलती रहेगी क्या हिंदुस्तान में? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ये बताइए, बंगारू लक्ष्मण जी भ्रष्टाचार के मामले में जब आपकी पार्टी देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान, आपकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, रक्षा सजा हुए शिवराज सिंह चौहान जी पर स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार पर एफआईआर। ये लगातार बीच में बोलने से विप्लव जी आपके दांत नहीं धुल जाएंगे। और आप बताइए कि आपने किन पर, बीच में मत बोलिए। राहुल गांधी ओबीसी समाज को गाली देने के मामले में चुप करिए जी, लगातार बीच में बोलते हैं। सजा खत्म नहीं हुई, क्या तरीका है? बहुत मालूम आप आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, और जो दर्शक है वो देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। आपस में जब आप लोग बहस करने लगेंगे, अभी चुनाव दूर है। जयराम जी आ रहा हूँ, साधना जी आ रहा हूँ, जब महाराज समझने दीजिए। आप लोग बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगते हैं, उससे दिक्कत होती है। थोड़ा पेशेंस। मैं आ रहा हूँ साधना जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं बीच में बिल्कुल नहीं ठीक है, जयराम जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं दोनों को डाउन करता हूँ। धर्मेंद्र तोमर जी के पास एक बार जाना पड़ेगा समझने के लिए। धर्मेंद्र जी, मान लीजिए हाइपोथेटिकल आपने कहा 18 लोग आ भी जाएंगे आपके पास, उससे होगा क्या? क्योंकि एनसीपी 30+ विधायकों के साथ आगे बढ़ चुकी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ये माहौल तैयार हुआ है महाराष्ट्र वाला, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक रफ्तार पकड़ी थी विपक्ष ने जब पटना में बैठक हुई थी, लग रहा था साहब एक सिंबल, एक बीजेपी के खिलाफ एक ही यूनाइटेड विपक्ष खड़ा रहेगा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में, एटलीस्ट 200+ सीटों पर। और महाराष्ट्र में लोग ये बात कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी जो है, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, मजबूत स्थिति में। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ जिसमें अजीत दादा पवार एनसीपी की घड़ी लेकर आगे बढ़ गए और उनका वक्त अच्छा आ गया, इससे कहीं ना कहीं एक सेटबैक है, और उसका पॉलिटिकल मैसेज जो है वो देश भर में। तोमर साहब,
अघाड़ी की मजबूती को देखते हुए ही ये ऑपरेशन भाजपा द्वारा चलाया गया। उन्होंने देखा कि जनता जिस तरह से अघाड़ी के साथ जुड़ रही है महाराष्ट्र की, ये घबराए हुए थे, इसीलिए चक्की पीसिंग वालों को अपने यहां ले आए। कल तक चक्की पिसाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे उनका आटा चक्की में पिसा हुआ हम खाएंगे। तो ये इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा संदेश ये होता है, पहले आरोप लगाओ, फिर ईडी लगाओ और उसके बाद अपना स्वार्थ पूरा करो। ये लोकतंत्र का सीधा सीधा मजाक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। शिवसेना के जो विधायक गए हैं वो स्वार्थ की वजह से और ईडी के डर से गए हुए थे, लेकिन उन्हें अपनी वास्तविकता दिखाई दे गई और वो लगातार संपर्क उद्धव जी से मातोश्री पर कर रहे हैं और ये संपर्क ही भारतीय जनता पार्टी को डगमगा रहा था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, मैं एक बार जवाब ले लूं। राजपुंज जी हैं शिंदे ग्रुप की तरफ से। राजपुंज जी, तोमर साहब डंके की चोट पे कह रहे हैं और ठोक के कह रहे हैं कि साहब इतने विधायक संपर्क में है क्योंकि उनको सेटबैक लगा है अजीत दादा पवार के आ जाने से, और वो कह रहे हैं साहब वो आने वाले, घबराइए मत। राजपुंज जी। जी रजत जी, तोमर जी हमारे ही शिवसेना में हमारे भाई हैं, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ठीक है आज वो दूसरे छोर पे, हम दूसरे छोर पे। एक यहाँ पर मैं पीछे बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ कि हिस्ट्री में हुआ क्या है। ये जो हिस्ट्री है हमारी, इसमें ये था कि हम एक हिंदुत्व की लड़ाई में चल रहे थे, एक विचारधारा की वो उससे चल रहे थे, जिस विचारधारा के तहत हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने गठबंधन से सरकार बनाने के लिए खड़े हुए और लोगों के बीच में गए प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, उनके चित्र को लेकर। आज उन्हीं चित्र के ऊपर जहां पूरा विश्व उनका गान कर रहा है, जहां देश और विदेश उनका नाम ले रहा है, वहां पर ऐसी बातें कहना, इस प्रकार से तोहमत लगाना, कुछ भी कहना सही नहीं है। दूसरी बात, आज हम उसी विचारधारा पे हैं, हमने कोई यहाँ पे गलत नहीं किया, हम उसी जगह हैं जहां हमें होना चाहिए था और जहां हम हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे बीच में, 18 लोग आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, हो सकता है कुछ इनकी कैलकुलेशन हो, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से कहीं कोई एक जना भी नहीं जा रहा, कहीं भी सब अपनी जगह पे बैठे हैं, सब आगे चलेंगे। 2024 में हमारे एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता, बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में उन्हीं के फेस पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के फेस पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जिसको पूरा देश देखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रजत जी। ठीक है, साधना जी। जी, एक सवाल ये भी है, देखिए जो कह रहे हैं राजपूत साहब, वो कह रहे हैं साहब, और अजीत दादा पवार ने जब अपना वक्तव्य दिया कल तो हमने सुना, उन्होंने कहा जो एक करिश्मा जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो विदेश में गए, बड़ी आवभगत हुई, देश का बहुत सम्मान दिया, चुनाव जीतना और जिताना जानते हैं, और जो लोग टूट रहे हैं वो कह रहे हैं साहब जो पर्सनालिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, सिर्फ इसीलिए उनके साथ जाने को तैयार। राजपुंज आपने भी वही बात कही। जी, मैं एक तो दरख्वास्त करूंगी कि बीच में ये भाजपा के प्रवक्ता ना बोलें, इसका आप ध्यान रखें पूरा, और मैं अपनी बात पूरी तरीके से, इसलिए याद रखिए, फिर आगे बढ़िए। ये देखिए, नहीं जरूरत नहीं है, ये आप बीच में मत बोलिए, पहले तो आप भद्रता में रह के डिबेट किया कीजिए, आपको भद्रता का। जयराम जी 40 सेकंड है, जयराम जी देखिए दो रास्ते हैं। पहला, अब जयराम जी अगर या तो आप बात कर ली या तो मैं बात कर लूं, मैं कह रहा हूं उनके पास 40 सेकंड है, उनकी बात सुनिए क्योंकि इस पर रिप्लाई आपको देना है, और आप जब रिप्लाई देंगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि साधना जी भी बीच में ना बोले। अब ये आपको तय करना है कि जब आप बोले तो वो बोले, या जब वो बोले तो आप बीच में ना बोले। जी, पहली चीज मैं ये कहना, अब जयराम जी शुरू कर लीजिए, वक्त बहुत कम रहता है। साधना जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चुनाव जीतना और जिताना जानते तो कर्नाटक में यह हाल ना होता। मोदी जी के लिए जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जनता ने वोट नहीं दिया। जनता ने दिखा दिया कि मोदी जी भगवान नहीं है, मोदी जी लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, मोदी जी को समझना पड़ेगा। माफी के साथ रोक रहा हूँ, माफी के साथ वापस आ रहा हूँ। शरद पवार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवार साहब। My thoughts not running. उनका हौसला अच्छा था और
पार्टी को ठेस पहुंचाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए ये आप लोगों को शायद बताए होंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन। एक मिनट प्रशांत अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम ले लिया, कुछ बात कही तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। सर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया है कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट है और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। किसी ने कुछ कहा होगा, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं। My question to you is about one at a time about opposition unity, sir, and the fact that you are going to meet in Bangalore on the 17th, 18th. The fact that the MBA now is under threat. Uddhav Thackeray as well as you have been diminished by the BJP in terms of things. Diminished means they have broken your party. So for some people, left your party goes to some other side. It's not happen in political party, but doesn't say it remains or this or that. As I said, we will that party. Let her please. Yeah. अजीत पवार ने आप पर पर्सनल अटैक करके आपकी उम्र पर सवाल उठाया है। कहा है आप इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं। शरद पवार को इस तरह से पर्सनल अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 82 साल के हो गए। Person doesn't arise to something. Now I work more effectively. Whether 82 or 92. पवार सर हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलो। आपने एक्सप्लेन करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया, ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ पवार सर सवाल है कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट। पवार सर, आप लोगों ने कैविएट दाखिल किया चुनाव आयोग में, अब किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग में? दूसरा सवाल है कि जब शिंदे ग्रुप अपनी लड़ाई शिवसेना की तरफ से लड़ रहे थे तो उनका आधार माना गया था विधायकों की संख्या को। क्या आपने जो भी घोषणाएं संगठन को लेकर की है उसकी जानकारी पहले से चुनाव आयोग को बताई थी? क्या क्या आधार? बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़, इनका जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एमएलए, इनकी स्ट्रेंथ, इनका नंबर, ये फिगर करेगा, ये मेजर इशू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, बड़ी बात जो शरद पवार साहब ने कही है, हम मजबूती से पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। आज की बैठक से हमारा हौसला बढ़ा है। अब तक पवार साहब शांत थे, आज दिल्ली पहुंचे लगभग 12:30 बजे। एनसीपी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और इस वक्त दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ मैं लड़ूंगा। और उम्र वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि चाहे 82 का हूं या 92 का, मैं यही हूं और लड़ता रहूंगा। सीधे राजपुंज जी आपसे बात हो रही थी, आता हूं वापस। साधना जी, पवार साहब कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन यूनिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और पोस्टर्स भी हमने देखे, महाराष्ट्र में
हर तरफ पोस्टर लगे, बंदा के नाम से, टाइगर के नाम से। तो क्या अभी भी है? क्योंकि जो लास्ट विधानसभा चुनाव है, जो जहां तक मुझे याद, जो कांग्रेस की भी सीट्स मिली थी साधना जी, पवार साहब ने बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन किया था, और वो जो बारिश वाला उनका वीडियो था जिसमें वो बोल रहे थे, उससे जो एक मराठा अस्मिता थी और लोग थे, वो बहुत सिंपथाइज हुए और कांग्रेस और दोनों को वोट मिले वहां पर। साधना जी देखिए, विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, इसलिए मैंने अपने स्टार्टिंग कमेंट में ही कहा था कि जो 2024 का चुनाव होगा वो विपक्ष बनाम भाजपा होगा। और ये बात आदरणीय शरद पवार जी ने भी अभी आपके समक्ष में जो कही, बिल्कुल वही बात कही। देखिए, भाजपा जो है वो जुमले जीवियों की पार्टी है। कांग्रेस और जो आज गांधीवादी एक गुट बनकर खड़े हुए हैं, जो सत्याग्रही हैं, वो जमीर जीवी है। भाजपा मात्र प्रचार जीवी बनकर काम कर रही है। हम प्रचार वीर बनकर काम करते आए हैं, और जो भ्रष्टाचार को लेकर बोलने लगते हैं, तो बंगारू लक्ष्मण तो इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हुए जो कि भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हुए, रक्षा सौदों में दलाली खाते हुए पकड़े गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार पर FIR दर्ज कराने का निर्देश दिलाया। इन्हीं के दिलीप सिंह जूदेव कहते थे, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो ये वाली विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। कल तक गारंटी दे रहे थे आदरणीय मोदी जी की गारंटी होगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी देता हूँ। आदरणीय विप्लव जी, देश की जनता समझ गई है कि मोदी जी की गारंटी मात्र है कि लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने की गारंटी, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराने की गारंटी, मात्र गारंटी है, जुमलेबाजी करने की गारंटी। लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा महंगाई, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर। आपको जवाब आ रहा हूं साधना जी, थोड़ा सा पेशेंस आप रखिएगा और जयराम जी को सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जयराम जी, दो प्रश्न है मेरे। एक तो जो साधना जी ने कहा उसका एक रिप्लाई आप दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, जैसे विपक्ष की बैठक हो रही है, खबर यह भी आई है कि 18-19 तारीख में अशोका होटल में दिल्ली में एनडीए की भी बड़ी बैठक होने जा रही है। चिराग पासवान, श्री अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, बादल साहब जो पहले एनडीए के साथी थे, उधर उत्तर प्रदेश में राजभर मुलाकात चल रही है। कई सारे ऐसे नए लोग, कर्नाटक में देवगौड़ा साहब से बातचीत चल रही है, आंध्रा में टीडीपी से बात चल रही है। ये सूत्रों से भी खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। आज बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में, सशक्त स्थिति में है, चुनाव दर चुनाव आप जीत रहे हैं, तो फिर लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? ये देखिए, एक तरफ तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि इनका कुनबा घट रहा है, इनके साथ लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं, और जब हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि लोग आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, आपको जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, लोकतंत्र में सबको मिलाकर, सबको साथ लेकर चलना ही लोकतंत्र है, और नरेंद्र मोदी जी ये काम बखूबी करते रहे। 2019 में भी अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बावजूद तमाम सहयोगी दलों के मंत्री भी बनाए गए थे। दूसरी चीज, एक बहुत भ्रम की स्थिति विपक्ष पैदा करने की कोशिश करता है कि अगर सारे विपक्षी दल जो एंटी बीजेपी दल है वो इकट्ठे हो गए तो हम मिल करके नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे, और इसके लिए वो हवाला देते हैं पूरे भारत में 2019 में या 2014 में जो कुल वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला उसका, यानी वो 37.5% वोट का हवाला देते हैं, कहते हैं 63% हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ये याद रखना पड़ेगा कि 436 सीटों पर भाजपा लड़ी थी और जिसमें 303 सीटें हम जीते थे, और ये जो वोट शेयर आप देख रहे हैं ये 133 उन सीटों का भी है जहां हम चुनाव हार गए थे। 224 ऐसी सीटें थी जिस पर हमने 50% से अधिक मत प्राप्त किया। एक सीट कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे अधिक मत प्राप्त, जितना छल आपने किया है आदिवासी। साधना जी एक बार उनको कंप्लीट कर लें दीजिए, वो वाइंड अप करें। इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, इनको समझना है नहीं। अरे आपको तो सब समझना, बता तो दो पेट्रोल कब होगा 35 रुपए, ये तो बताओ। साधना जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए उनको। देखिए आपके टाइम में वो नहीं बोले थे। साधना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैम मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। आप एक बार उनको कंप्लीट कर लें दीजिए, जब आपका वक्त था तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे, लगातार बोले भाई साहब, बस इसी बार नहीं बोले। जयराम जी कंप्लीट करिए। मैं क्या कंप्लीट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन इनको जनता को बात बीच में रोक देनी है, लोगों तक पहुंचने नहीं देना। मैं दोबारा की बात खुद करते हो, अब क्या जन की बात याद आ रही है भाई, रजत जी ऐसे बात नहीं होगी। साधना जी एक बार उनको कंप्लीट कर ले। पता है आप लोग आपस में बात करेंगे, 4 पैनलिस्ट और भी, मुझे उधर भी जाना है।
एक बार जो वो पॉइंट कह रहे हैं, जो विपक्ष बार बार कहता है कि साहब जो विपक्ष का वोट था यानी एंटी मोदी वोट था वो लगभग दुगना था, उस पर जयराम जी 30 सेकंड में कंप्लीट करिएगा। साधना जी आपको जवाब देना है। मुझे बस अभी इतनी बात कहनी है कि कोई भी दर्शक इस पूरी डिबेट को देख रहा होगा, इन्होंने पहली बार जब अपनी बात रखी मैंने बीच में नहीं बोला, मैं मानता हूं। मुझे उत्तर देने का आपने मौका दिया, इन्होंने मेरे बीच में बोला, तब मैंने इनके बीच में बोला। अब बात तो रख लो, सफाई मत दो, सफाई देते देते 9 साल चले गए। रजत जी, ये बदतमीजी इनको करने की आदत होगी, इनको इसलिए भेजा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी। अरे आप जवाब दीजिए ना, कभी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़े हिंदुओं की बात नहीं करते, ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात नहीं करते। बदतमीजी तो आप करते हैं कि आपके नेता जाकर आपको बदतमीजी होती है जब कुलदीप सेन बनाकर दोषी होते हैं। नहीं सकता, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। गालियां दीजिए, बोलिए, बकवास आपको महिलाओं पर, किसानों पर, युवाओं पर साथ देते हैं और बदतमीजी के बाद क्या करते हैं आप? कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए आपको देश की जनता से, जनता ने किया। कुलदीप सेन को माफी मांगनी चाहिए, महंगाई को माफी मांगनी चाहिए। जो डींगे हाँकते थे आप, 2 वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, बनारस को किलो देंगे, 2000 के मकान बन जाएंगे, बुलेट हुआ क्या? 15 से 20 लाख रुपए आए क्या किसी के अकाउंट में? तो बदतमीजी आप करते हैं और आप शुरुआत करते हैं, और अगर जवाब हम देते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? इस बात साधना, थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए कि वो अपनी बात एक बार कंप्लीट कर लेते। वो अपनी बात कह चुके, मुझे बदतमीज कहेंगे तो ये सुनने के लिए साधना भारती किसान परिवार की भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक पूछा, क्यों नहीं बताया? आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर होने के साथ साथ एक महिला के नाते पूछा, क्यों जवाब नहीं देते? क्या ये कहना कि आप बदतमीज हैं ये जायज है? लगातार ठीक है, में बोला मैं एक बार अनुरोध करूंगा, जयराम विप्लव जी शायद एग्जिट कर गए, मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर से उनके जुड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ रहा हूं। जवाब नहीं है उनके पास। एक बार आदिल साहब के पास। आदिल साहब, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, क्या उसका इफेक्ट दूसरी जगह भी है कि नहीं? साहब, सरकार तो बीजेपी बनाएगी, देखिए लोग तो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, दल टूट रहे हैं तो वो भी बीजेपी के पास जा रहे हैं। देखिए रजत भाई, कौन लोग टूट रहे हैं पहले इस पर तय करना। असम में इनके पास हेमंत शर्मा टूट गया है, जिनके खिलाफ से वाटर स्कैम, चक्की पिसिंग कर रहे थे। कर्नाटक में इनके पास येदियुरप्पा है, जिनके खिलाफ से नारे लगा रहे थे। उत्तराखंड में इनके पास रमेश पोखरियाल जो बिजली घोटाले वाले थे वो आए, और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुके हैं, वो किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा कि इनके पास मोदी वॉशिंग पाउडर है, लोगों को पहले डराते हैं, धमकाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, ईडी लगाते हैं। जिनके खिलाफ चक्की पीसिंग पूरी पार्टी कहती है, उसको ये मोदी वॉशिंग पाउडर ढुकर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। तो आज ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2014 में 2 दर्जन से अधिक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, और अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट जीती। आपने 9 साल सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार चलाई है। आज देश की जनता पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आप 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देकर आए थे, पेट्रोल को 35 रुपए, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर देने का वादा करके आए थे, 2 करोड़ नौकरी पर साल देने का वादा करके आए थे। आज जनता पूछ रही है कि आप महंगाई कम करने की बात करते थे, आप गैस सिलेंडर 350 रुपए में देने की बात करके आए थे। आपके सारे जो दम भक्त थे कहां चले गए? साहब, क्या आप इसका एडवर्स इफेक्ट भी है जो महाराष्ट्र का ऑपरेशन हुआ? एक तरफ तो जो देश भर में एक हवा माहौल क्रिएट हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है का बहुत सारे नेता अगर एक जगह पे आ जाएं, एक दल में आ जाएं, एक सरकार में आ जाएं, तो उसका भी बैलेंस बन नहीं पाता है। आप चेहरे देखिए ना साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, अजीत दादा पवार साहब हैं, शिंदे साहब, इतने सारे चेहरे मिलकर कैसे सरकार चलाएंगे? जी रजत जी, देखिए सर्वप्रथम देश और महाराष्ट्र की, अगर हम ये आदिल साहब एक मिनट मैं हाँ देखिए, हाँ तो सबसे बड़ी देखिए रजत जी, होता क्या है कि इस समय महाराष्ट्र की प्रोग्रेस जिस प्रकार से कई काम आपने पीछे पूर्व में देखे होंगे रुके रहे, जिस प्रकार से हमारे जो एमएलए थे उन्होंने यही
एक एलिगेशन था जो लगाया गया था, जो सच था कि वहां पर उनको पर्याप्त रूप से उनको फंड नहीं मिल रहा कि काम करने के लिए। तो आज वो चीज़ नहीं है, आज वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। आज आप देखिए जनता दरबार लगा हुआ है, आज आप विधानसभा में जाइए, देखिए वहां पर जिस प्रकार से रात तक एकनाथ शिंदे जी रात तक लोगों को वहां पर उनकी बात सुनते हैं, उनके जो भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए तत्पर हैं। तो मतलब वो चीज़ रही ही नहीं है, आज उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी भारती जी, हमारी बहन बोल रही थी कि इस तरह से हम मिल के चल रहे हैं विपक्ष के। अरे इनका तो विपक्ष का आज कोई नेता ही नहीं है, कोई यहाँ पे इनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? अगर भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू होती है तो उसके बाद तो विदेश में चले जाते हैं इस सब यात्राओं को खत्म करके। उसका कुछ नेता इनके जैसे आदिल जी बैठे हैं, इनके ये जाके इनके नेता वहां बोलते हैं कि आप हमें समय दे दीजिए, समय दे दीजिए। मतलब साधना जी जरा भारत जोड़ो यात्रा पर एक कमेंट दे दीजिए। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात, जो भारत तोड़ने की मंशा रखते हैं ना, उनके मुंह से भारत तोड़ो ही निकलता है। हम भारत तोड़ने वाले नहीं है। आप ही जिनके साथ चल रहे हैं ना, वही भारत तोड़ के विदेश में चले जाते हैं। वही जिनके आप पीछे लगे हुए हैं, आप उनको भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। देखिए, आप किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। आपके यहाँ 500 प्रधानमंत्री इकट्ठे होंगे, एक मंच के ऊपर 500 होंगे, सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनमें से कोई भी एक, अरे भारती जी, कोई एक भी नहीं होगा जो प्रधानमंत्री बन सके। देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज देश नहीं, पूरा विदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। आज जो देश के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, जो आप देख रहे हैं, कोरोना काल के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी अर्थव्यवस्थाएं हिल चुकी हैं। आज आप लोग उसकी तारीफ करने के बजाय वहां पर आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है आप लोगों के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। आपको कम से कम जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन आप लोग सही को भी गलत और गलत तो गलत है ही है। लेकिन देखिए भारती जी, आप देखिए ये तय करेंगे कि किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अरे तो आप सोचिए ना, इतनी सारी आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, ऐसे लग रहा है कि पूरा जैसे जनसभा इकट्ठे होने जा रही है, लेकिन उसमें एक भी कैंडिडेट नहीं है। कुछ कैंडिडेट भागे जा रहे हैं, कोई रात को चले जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, बाहर रात को आ जाते हैं, पता ही नहीं है किसी को। अरे किसी को भारती जी पता ही नहीं है किसने कब बनना है और नहीं बनना है कि नहीं बनना, कुछ मालूम नहीं किसी को। ये कब तक करोगे? यहाँ तो मालूम है। यहाँ आप देखिए, हम जिनकी आइडियोलॉजी पे, जिनके साथ, जिसके लिए देश सर्वोपरि हो, उनके साथ हम मिलके आगे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। 2024 में आप लोग कहीं नहीं, आप लोग वहीं के वहीं रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये आप निराधार आपकी बातें हैं, बेअसर, इसका कोई असर नहीं होने वाला। आप जो मर्जी बोलते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, जनसभाएं, तोमर जी के पास चलेंगे, रैली, कोई भी सभा, कुछ भी कर लीजिए, कुछ असर नहीं होने वाला। जी धर्मेंद्र जी, ये जो स्थिति है महाराष्ट्र में, इसमें जो ये नया अलायंस, आ रहा हूं साधना जी, आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, ये जो नया अलायंस तैयार हुआ है, शिंदे गुट, नई एनसीपी, कहना अभी वाजिब होगा क्योंकि नंबर्स उनके पास है। मुझे लगता है ये मामला इलेक्शन कमीशन और कोर्ट तक जाएगा, इतनी आसानी से फैसला नहीं होगा कि घड़ी और वक्त किसके साथ रहेगा। लेकिन ये जो नए लोग हैं, आप देखिए, उसमें यूथ भी है। देवेंद्र फडणवीस, पवार साहब की एज आला लोग कह रहे हैं 82 का हो या 92 का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो अलायंस है, इसकी एक अग्नि परीक्षा होगी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, बीएमसी पे आ जनता यदि इनके साथ है तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव क्यों नहीं कराते? महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाएं जिनके चुनाव होने क्यों नहीं कराते? बस बात करते हैं कि जनता हमारे साथ है। ये जनता इन्हें सबक सिखाने में तैयार बैठी है, इसीलिए चुनाव कराने को तैयार नहीं है, चुनाव से भाग रहे हैं और लगातार पार्टियों को तोड़कर सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। एक बार कोई चुनाव करा कर देख ले तो इनको अपनी स्थिति पता चल जाएगी कि किस तरह की स्थिति इनकी लोगों की हो गई है। इनके साथ जनता भाग रही है, नेता साथ है, जनता साथ नहीं है। यही कारण है कि चुनावों से भागने का काम ये लोग कर रहे हैं। राजपुंज जी, क्यों भाग रहे हैं? कराइए ना चुनाव बीएमसी। देखिए, कोई कहीं नहीं भाग रहा और समय के अनुसार हर चीज होगी। और समय, बिल्कुल समय सबसे बड़ी एक अदालत होती है, समय ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है, समय ही बताएगा। 24 के बाद कराएंगे क्या चुनाव?
नहीं 24 के बाद चुनाव अरे कराएंगे, देखिए, समय जो तो निकल शीर्ष गया। नेतृत्व तय करेगा, जो उसमें तय करा जाएगा वो होगा। क्योंकि और जब जनता आप जवाब जनता देगी, से भाग देखिए रहे इस पे हम और आप जनता बहस से करके जुड़े कोई हुए फायदा हैं। नहीं है। जो जनता सबसे बड़ा, सबक सिखाने को जनता बैठी हुई सबसे है। बड़ी निर्णायक होती है। जनता ही जवाब देती है और जनता के पास वो उचित इसीलिए तो समय आप होता है, भाग रहे उचित हैं। टाइम होता है, इसीलिए उचित चुनाव निर्णय से होता है, भाग वो रहे अपने हैं। हिसाब से करेंगे। चुनाव का उसमें सामना करने की हिम्मत नहीं है। नहीं देखिए, वो जब से सामना, शिंदे साहब सरकार में बैठे हैं, देखिए शिंदे साहब की पार्टी एक बार भी एक चुनाव नहीं लड़वाई। देखिए अपने चुनाव धर्मेंद्र चिन्ह पर लिए के देखिए, बैठे हुए हैं, लेकिन समय बताएगा चुनाव के क्या मैदान में होगा। जाने की हिम्मत इसके- नहीं है। देखिए हिम्मत किसमें है नहीं है वो तो समय बताएगा। उसमें आप और मैं, हम थोड़ी किसी को हिम्मत दे सकते हैं, हम थोड़ी किसी का हाथ पकड़ के बटन दबा सकते हैं, हम थोड़ी किसी को कह सकते हैं। ये तो समय अपना समय निर्धारित करता है उसको क्या करना है। समय आएगा तो डेफिनेटली उसका भी रिजल्ट सामने आएगा। और भारत की जनता और महाराष्ट्र की जनता हर चीज को देख रही है, तोड़ने का हर काम चीजों पे भाजपा उनकी नजर करती है, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र को लूटतंत्र तो बनाया ही जाता है। चुनाव कहाँ कर रहे हैं? जनता से भाग लगातार रहे हैं, चुनाव से भाग तोड़ने रहे का हैं। काम किया जा रहा है। ठीक है। भ्रष्टाचारियों को अपनी ये पार्टी बहस में लंबी घोटाले है और वालों को बीएमसी लेकर चुनाव और साफ लोकसभा में बताया पता जा रहा है। चलेगा कि आखिर ये जो नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है महाराष्ट्र में, जो एक नई राजनीति की प्रयोगशाला बनी है, वो जनता का दिल जीत पाए या नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए। कोशिश ये थी कि समझे कि जो अजीत दादा पवार ने किया उसका देश भर में इफेक्ट क्या है। इफेक्ट क्या है? अकाली दल वापस आ रहा है, टीडीपी, राजभर, वो लोग जो अलग अलग थे वो सब आ रहे हैं। जहां एक तरफ बैंगलोर में विपक्ष की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली में 18 तारीख को बैठक बुलाई है। यानी वो तस्वीरें का इंतजार करिए जब एक तरफ विपक्ष और एक तरफ एनडीए की तस्वीर होगी। समझ में आ जाएगा 24 में क्या होने वाला है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।